हाँ जी, वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप लोगों को दिल्ली सर्दी का आइडिया होगा। मैं भी उसी दिल्ली सर्दी की चपेट में आ गया हूँ और मेरा गला भी खराब है। आपको आवाज में कुछ भारीपन लग सकता है, प्लीज आप उसे मैनेज कर लेना। मैं एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ और मेरे लिए कमिटमेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना जरूरी है, इसलिए मेरा गला खराब होते हुए भी, कोल्ड होते हुए भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने क्या करना, जो आवाज में कुछ भारीपन लगेगा ना, उसे मैनेज करना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वो आ गया है। सर कौन आ गया? वही जिसका आप इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपने दिन रात एक कर रखा था, जिसके लिए आप इतने लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे। सर कौन आ गया? आपके एग्जाम आ गए हैं। सर डराओ मत, दोस्त मैं डरा नहीं रहा, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि आप इन्हीं एग्जाम के लिए इतने लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो। इसी के लिए आपने दिन रात एक कर रखा, इसी के लिए आपने बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस किया है। और अब ये जो एग्जाम आ गए ना दोस्त, अब आपने अच्छे से इन्हें हैंडल करना है। स्टूडेंट की क्वेरी आ रही कि सर हमें एडवांस काउंट के पेपर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, रिवीजन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमें इसे कैसे रिवाइज करना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में ये डिस्कस करूंगा कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 15 मिनट्स जो आपको पहले पेपर मिल जाता है उसको आपने कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। 3 आवर्स में आपने पेपर को कैसे मैनेज करना और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपके चीयर्स ड्रीम है वो कमिंग ईयर में पूरे हो जाए। देखिए दोस्त, आज से पहले ना हर स्टूडेंट के पास ना टाइम की अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन अब ना यहां से लेकर टिल योर एग्जाम ना सबके पास सेम टाइम है। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जितना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, उतना ही आपके रिजल्ट में वो चीज आपको बेनिफिट देगी। तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप प्रॉमिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस चीज को कि सर अब हम ना प्रॉमिस कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहां से ना डेली बेस पे 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। अब प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं अब हम ना 13 to 14 आवर्स डेली बेस पे पढ़ाई करेंगे। देखिए दोस्त, कुछ आपके साइड से गैप हो सकते हैं। जैसे आपने सोचा था कि मैं इतने टाइम इतनी बार एडवांस काउंट को रिवाइज करूंगा, इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा। और हो सकता है सर कि आपने जो सोच रखा था वो पूरा ना हुआ हो, लेकिन आपके पास एक आखिरी मौका है। मैं बता दूं, जो भी आपके साइड से गैप रहे ना उनको दूर करने का आपके पास एक आखिरी मौका है। एडवांस अकाउंट का पेपर आपका पहला पेपर होता है और दोनों ग्रुप में अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं और अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80+ मार्क्स बड़े आराम से आ जाते हैं और स्टूडेंट की एक एग्रीगेट जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प करता है। तो यहां से लेके सर अब आपने क्या करना, 13 से 14 घंटे डेली बेस पे पढ़ना है। और मैं आपके सामने एक शेड्यूल लेके आया हूं जिसको आपने क्या करना, फॉलो करना है। और जो भी आपके साइड से गैप रहेगा ना उनको दूर करने का आपके पास ये आखिरी मौका, और आप इस मौके को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें और आपको बता देता हूं। अभी मैंने क्या किया था, बूस्टर बैच लिया था जिसमें मैंने एडवांस अकाउंट का कंप्लीट सिलेबस कराया था। और बूस्टर बैच की जो वीडियो है सारी सारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और मैं यहाँ पे ना इस सीट को आपके साथ शेयर करूँगा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी आपको दे रहा हूँ। बूस्टर बैच आपको कंप्लीट मिलेगा। स्टडी मटेरियल बैच मैंने लास्ट अटेम्प्ट में लिया था। स्टडी मटेरियल बैच में मैंने ना सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए थे, एमसीक्यू भी कवर कराए थे। तो जो भी क्वेश्चन आपको स्टडी मेट का देखना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है, आप क्या करेंगे, आप स्टडी मटेरियल बैच रेफर कर लेंगे। बूस्टर बैच में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे सारे मैंने कवर करा रखे हैं। बूस्टर बैच में मैंने कॉन्सेप्ट भी कवर करा रखे हैं और बूस्टर बैच के जो नोट्स हैं आप प्लीज उनका प्रिंट आउट ले लेना अगर अभी तक आपने प्रिंट आउट नहीं लिया, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, जब से मैंने ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने स्टार्ट किए ना, टच वुड, अभी तक जो पेपर आया ना ऑलमोस्ट पूरा पेपर उन्हीं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। इस बार मैंने क्या किया, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको लिख के दिए, मतलब टाइप करा के दिए हैं। तो बूस्टर बैच के नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। इससे बड़े सारे अर्ली अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उन वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको
इस लिस्ट में भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बूस्टर बैच की प्ले लिस्ट मिल गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जितनी भी आरटीपी एमटीपी आई है, काफ़ी लंबे टाइम से मैं शेयर करता हूँ, तो वो सारी की सारी आपको आरटीपी एमटीपी इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। एमसीक्यू की मैराथन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी, केस सिनेरियो की मैराथन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेजरमेंट प्रिंसिपल है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके 2 बार एग्जाम हुए, सजेस्टेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आइए अब शुरुआत करते हैं कि सर हमें एडवांस अकाउंट की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना, आपको क्या करना चाहिए, 4 जनवरी से ना एडवांस अकाउंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक, अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है या कम देना, तो आप थोड़ा सा उसमें उसके हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम है, आपको 4 जनवरी से एडवांस अकाउंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप AS 10 करेंगे, फिर 16 करेंगे, फिर 12 करेंगे, 26 करेंगे, 28 करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। 5 जनवरी को आप CFS करेंगे, AS 17, AS 7। 6 जनवरी को आप अमलगमेशन ऑफ कंपनी, AS 19 IR का चैप्टर कवर करेंगे। 7 जनवरी को आप फाइनल अकाउंट, शेड्यूल 3 बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी, AS 18, AS 2, AS 1 एंड AS 9 इनको कवर करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में जब आपका कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, उसमें मार्क्स तभी मिलते हैं प्रॉपर जब आप उसे शेड्यूल 3 के हिसाब से करते हैं। ठीक, 8 जनवरी को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कवर करेंगे, AS 15, 20, 22, 24, 25। ठीक, 9 जनवरी को आप ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर, AS 11, 4, 5, 29 एंड फ्रेमवर्क का चैप्टर और एक इंट्रोडक्शन ऑफ AS इंड AS का चैप्टर। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेमवर्क का चैप्टर और इंट्रोडक्शन ऑफ AS इंड AS के चैप्टर से ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आपने इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाना। सर एक बात बताइए, हमारे जो एग्जाम है वो कब से है? मैंने कहा 11 जनवरी से, लेकिन सर आपने जो रिवीजन है वो 9 जनवरी को कंप्लीट करा दिया हमारा। तो देखिए दोस्त, एडवांस अकाउंट का आपका पहला पेपर है और ना आप रिवीजन पहले स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए कुछ चैप्टर जो स्टार्टिंग में आपने कवर किए ना, ऐसा मन में डर रहता है कि यार कहीं भूल ना जाओ, इसलिए आपने क्या करना, एडवांस अकाउंट को ना 2 बार रिवाइज करके जाना है। अब 2 बार आप इसे कैसे रिवाइज करके जाएंगे, इस बात को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी ये बता देता हूं कि सेकंड रिवीजन जब आप करेंगे तो आपने क्या करना, 11 जनवरी को 4 चैप्टर कवर करके जाने हैं और 10 जनवरी को जो आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं और AS है वो आपने क्या करना है, 10 जनवरी को सेकंड टाइम रिवाइज करना है। आइए अब कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर हमें इस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, सबसे पहले पता आप क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखें कि आप ना अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कर दिया है, और अगर अभी तक प्रॉमिस नहीं किया तो मैं आपको फिर से उस बात को याद दिला रहा हूं कि आपने क्या करना, प्रॉमिस करना कि 13 to 14 आवर क्या करेंगे, आप डेली बेस पे पढ़ेंगे। ठीक, आपने क्या करना है, आपने ना इस टाइम पे किसी से डिस्कस नहीं करना है। देखिए दोस्त, अगर आप इस टाइम पे किसी से डिस्कस करोगे ना तो आपका कोई पर्पज ज्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा, बल्कि वो टाइम वेस्टेज होगी। जैसे मान लो आपने क्या किया, अमल कमीशन का चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, आपका दोस्त ब्रांच का चैप्टर रिवाइज कर रहा है, और आपने उसको कॉल लगाई कि यार इसमें ना ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओ। उसका टाइम वेस्ट है और आपका टाइम वेस्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों डिस्कस नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्योंकि बड़े सारे लोग आपको ये बोलेंगे अभी तक कुछ किया नहीं, अब क्या कर लोगे। मैं आपको बता दूं दोस्त, अभी भी टाइम है, और ये वो टाइम है जिसको आप यूटिलाइज करके ना जो आपके गैप रह गए हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। और किसी भी को भी आपने जवाब नहीं देना है कि वो अगर ये कहते हैं ना कि अब क्या कर लोगे, आपने उनको जवाब देना है अपने रिजल्ट से। आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अब क्या करेंगे, सिर्फ जीत ही सोचेंगे। मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। आपने क्या करना, ठान लेना कि अब मैंने जीत हासिल करनी है, और इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका टाइम है ना उसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई करेंगे, नींद आप प्रॉपर लेंगे, खाने का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। एडवांस अकाउंट जो है आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको इसे कैसे रिवाइज करना है आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे मैं आपके साथ ना 3 अप्रोच डिस्कस करूंगा, आपने क्या करना, थर्ड अप्रोच फॉलो करनी है। पहले अप्रोच के बारे में बात करता हूं, जो जनरली पहली अप्रोच के बारे में बात करता हूं जो जनरली स्टूडेंट फॉलो करते हैं। देखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आप इस टाइम पे रिवाइज करेंगे ना एडवांस अकाउंट को, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे उन्होंने कॉपी मेंटेन करके। दोस्त मैं आपको बता दूं, अब वो टाइम नहीं आपके पास कि आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ना बड़ा लिमिटेड टाइम है। तो आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना के रिवाइज नहीं करना। सेकंड, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऑडिट करेंगे, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, यू हो गया, 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 यू हो गया। एग्जाम में क्या हो पता नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सर जब तक आप क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। क्योंकि ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको प्रोसेस का ध्यान रखना, ठीक।
ये अप्रोच भी फॉलो नहीं करनी। तो सिर्फ हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, आपने क्या करना, क्वेश्चन को ना सोल्व करके देखना है, ठीक। लेकिन कैसे सोल्व करके देखना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने क्या करना, सिर्फ अमाउंट लिखना है। जैसे मान लो आप अमलगम का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ओल्ड बुक्स आ गई, तो ओल्ड बुक्स में आप क्या करेंगे, रिलायंस अकाउंट बनाएंगे, जी सर। आप क्या करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, ई लिख दिया। प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट बनाएंगे, पी लिख दिया। अगर कैश एंड बैंक अकाउंट बनता तो सी एंड बी लिख दिया। अब ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू आपका रिलायंस अकाउंट, इक्विटी होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो जितनी एसेट है आप यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है अमाउंट लिखेंगे, जनरल रिजर्व अमाउंट लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट लिखेंगे, कैश एंड बैंक का बैलेंस है बैलेंस बीडी लिखेंगे, सिर्फ आप अमाउंट लिखेंगे। जैसे मान लो आपने क्या करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन हो सकती है तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस का पहला वर्ड लिख लेंगे, या सिर्फ जैसे मान लो आपने लिखना है इंक्रीज इन पी एंड एल या प्रॉफिट बिफोर आपका टैक्स, तो सिर्फ पी लिख लेंगे, या इंक्रीज इन पी एंड एल तो सिर्फ आई लिख लेंगे। आप ऐसे लिख के रिवाइज करेंगे। इससे पता क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपने ना क्या किया है, लिख के रिवाइज भी कर लिया और आपका टाइम भी बच गया है। सर अगर मान लो हमें फॉर्मेट में कोई दिक्कत आ गई, तो फिर आपको अगर लगता है कि इस चैप्टर का फॉर्मेट आपको करना, तो आप ना लास्ट के क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपको ना डिमोरलाइज फैक्टर आ जाएगा कि यार मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर ना। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, और अगर आपको लगता है फॉर्मेट भी आपको एक बार रिवाइज करना, तो फिर आप लास्ट के क्वेश्चन में फॉर्मेट रिवाइज करेंगे। डुप्लीकेट क्वेश्चन जितने भी उनको कट करते हुए चलें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्या है कि एक या दो लाइन अलग है, तो आप क्या करेंगे, उन एक या दो लाइन का ट्रीटमेंट लिख के देख लेंगे, बाकी को आप ऑडिट भी कर सकते हैं अगर आपने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। कुछ एएस के क्वेश्चन ऐसे जिनको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपका अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर सोल्व हो जाएगा। आपके इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर सोल्व हो जाएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके ऊपर ना आपको केस लिखना होता है, जैसे मतलब मान लो क्वेश्चन ने केस दे दिया तो उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जब आप क्वेश्चन की रीडिंग करोगे ना, तो उसका आंसर साथ साथ सोच लोगे, अच्छा इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, फिर उसको एक बार आप क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, जितने भी बूस्टर बैच के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपने करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है मिनिमम क्वेश्चन है, आप इससे ज्यादा क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लासेस ले रखी हैं, मैंने आप लोगों के लिए ना लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आप अगर क्लास का लिंक देखेंगे ना, तो जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन करके कौन कौन से क्वेश्चन आपने रिवाइज करके जाने हैं। तो आप बूस्टर बैच के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। वो जो लिस्ट है उसमें बूस्टर बैच से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको कवर करें तो उस लिस्ट को आप कवर करके जाएंगे, ठीक। जब भी आप रिवाइज करें क्वेश्चनों को, ठीक, तो जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन नोट कर लेंगे, और वो जो 3 से 4 क्वेश्चन आप नोट करेंगे ना, वो आप यूज करेंगे, उन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करेंगे सेकंड रिवीजन के टाइम पे। यहां पे आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड रिवीजन के बारे में आपको बताऊंगा, तो सेकंड रिवीजन में आपने क्या करना, उन क्वेश्चनों को फिर से लिख के प्रैक्टिस करके जाना है। आइए बात करते हैं कि जो 15 मिनट्स है उसको हम कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करें। देखिए दोस्त, आपने कंपल्सरी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे, जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन जो 6 है, उसमें से आपको क्या करना है, आपको ना 4 क्वेश्चन यहां पे अटेंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक पहले पढ़ेंगे, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ने का रीजन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ने का रीजन ये है कि जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आप उतना ही आंसर सोचेंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन में जो लाइन लिखी, जो सेंटेंस लिखा, उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट कौन सा लिख के आना है, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें क्या करना, उतना लिख के आना है। तो आप क्या करेंगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है ना कि कोई टेक्निकल पॉइंट है, तो उसके बारे में ना एक दो लाइनें आप लिख सकते हैं, उसको मतलब वहीं पे सोल्व करके देख सकते हैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हुए, ठीक। जब आप क्वेश्चन 2 से 6 पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना, आपने ना ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। अब ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आप एग्जाम में स्मॉल क्वेश्चन करेंगे, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन ऐसे करना है कि पहले स्मॉल क्वेश्चन फिर बिग क्वेश्चन, ठीक। स्मॉल क्वेश्चन में भी आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसका बेस पता क्या रहेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आपको लगता है इसमें 7 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और आपको लगता है इसमें सिर्फ 11 या 12 मिनट्स लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक। अगर ये सारा काम करने के बाद 15 मिनट्स में से कुछ टाइम बच जाता है, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। अब पेपर आपने कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर सबसे पहले
पहले मतलब आपको मैं बोलूँ स्टेप वाइज, तो पहला स्टेप अपना क्या रहेगा, पहला स्टेप अपना ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो हमने स्मॉल क्वेश्चन सेलेक्ट किए पहले उनको कवर करेंगे। सर केस सिनेरियो एमसीक्यू नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी एक केस सिनेरियो में फंस गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, स्मॉल क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब स्मॉल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ना, फिर आप केस सिनेरियो और एमसीक्यू कवर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जो बड़े क्वेश्चन वो कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कंपलसरी क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन है तो उसको भी आप लास्ट में कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑर्डर की बात बताऊं आपको, तो पहले स्मॉल क्वेश्चन, फिर केस सिनेरियो और एमसीक्यू, फिर आपके बिग क्वेश्चन, ठीक। सर पेपर का टफ आ जाए तो हम क्या करें। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर पेपर टफ आएगा ना तो सबके लिए टफ आएगा, आपके लिए अलग से टफ नहीं आएगा। आपने बिल्कुल अपने आप को कूल रखना है। मैं आपको बता दूं टफ पेपर और आसान पेपर में क्या फर्क होता है। देखिए, आसान पेपर में सर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। टफ पेपर में क्या होगा, एक या दो क्वेश्चन टफ होगा, पूरा पेपर कभी टफ नहीं हो सकता। अब आप गलती क्या करेंगे, टफ पेपर देख के एक या दो क्वेश्चन की वजह से आप पूरा पेपर खराब कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना, जो टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उनको आपने लास्ट में करना, ठीक। जब आपको लगता है कि ये पेपर टफ है, इसका क्वेश्चन टफ है, तो आप उसे लास्ट में करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो टफ क्वेश्चन होगा ना उसमें भी पूरा क्वेश्चन टफ कभी भी नहीं हो सकता। एक या दो एडजस्टमेंट टफ होंगी। तो आपने क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है, और आप देखेंगे जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है उनका भी कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपने अपने आप से प्रॉमिस करके जाना कि हमने क्या करना, 100% पेपर अटेम्प्ट करना। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले छोटे क्वेश्चन, फिर केस सिनेरियो एमसीक्यू, फिर बड़े क्वेश्चन, ठीक। अगर मान लो पेपर के अंदर बैलेंस शीट टैली होनी थी या कोई लेजर टैली होना था, या आपका जैसे मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होनी थी, वो टैली नहीं हो पाती, तो क्या करें। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, पता आप क्या करेंगे, 1 या 2 मिनट लगाएंगे उसके ऊपर ना, जो भी आपको डिफरेंस अमाउंट मिल रहा है, कितने अमाउंट का डिफरेंस है, उसको क्रॉस टैली करने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्रॉस टैली नहीं हो पा रहा 2 मिनट तक भी ना, तो फिर आप अगले क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं। कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, कई बच्चे ना अगर मान लो बैलेंस शीट टैली नहीं हुई या कोई लेजर टैली नहीं हुआ, तो उसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि स्टेप वाइज मार्किंग है। और उस क्वेश्चन के ऊपर जब आप ज्यादा टाइम लगाएंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम आपके पास अवेलेबल होगा। इसलिए आपने क्या करना है, 1 या 2 मिनट लगा के उस क्वेश्चन को क्रॉस टैली करने की कोशिश करनी, नहीं तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपने ड्यूरिंग एग्जाम डेज, ड्यूरिंग 15 मिनट्स, ड्यूरिंग 3 आवर फॉलो करनी है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, बूस्टर बैच के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट नोट्स है सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बूस्टर बैच की वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है, स्टडी मटेरियल बैच ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, आरटीपी एमटीपी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो सारी सारी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। और उन वीडियो की प्लेलिस्ट और वीडियो का लिंक मैं आपको इस फाइल में दे दूंगा, और अलग से टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।